क्या सबसे पहले ये कि एक डेस्परेट अटेम्प्ट है ट्रंप का पहला, या फ्लेक्सिंग ऑफ मसल्स इस वक्त? रूस अभी हंस रहा है। पुतिन, मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ, वो सुबह उठ के जब उन्होंने ये न्यूज़पेपर पढ़ा होगा, न्यूज़पेपर में हुआ है, जोर जोर से हंसे होंगे। चीन को अब बहुत इंटरेस्ट हो गया है क्योंकि दे कैन नाउ जस्टिफाई कि भाई हमारे लॉज के तहत ताइवान का जो राष्ट्रपति है वो एक घुसपैठी है। पब्लिक में वो बोल रहे हैं बहुत बुरा, प्राइवेट में वो कॉल करके ट्रम्प से बोल रहे हैं भाई तूने तो हमारा पूरा साल ही बना दिया भाई। इंटरनेशनली लीगली एक बहुत कंट्रोवर्शियल स्टेप है। इसमें पहली चीज क्या होगी कि रूस कोई ना कोई तरीके से जेलेंस्की को मार डालेगा। इसमें सबसे बड़ी हानि जो पहुंची है वो अब बेंजामिन नेतन्याहू को पहुंची है। इतना बड़ा एक आपने रेड लाइन, डिप्लोमेटिक रेड लाइन को क्रॉस कर दिया। ये पिछली बार कब हुआ था? जब ताइवान के राष्ट्रपति, जो अल्टीमेटली ताइवान उस टाइम वो चीन के राष्ट्रपति थे, चांग काई शेक, उनका बेटा जो था चांग चिंग, वो रूस में गया था पढ़ने के लिए और उसको स्टालिन ने इफेक्टिवली कब्जा करके रखा था। ईरान में जिस तरह से प्रोटेस्ट, रेजिम चेंज, करंट रेजिम चेंज के अगेंस्ट चल रहे हैं, आपको दिखाया जा रहा है सोशल मीडिया पे। और ये जो शाह का जो नॉस्टैल्जिया है ना, ये पूरा का पूरा अमेरिकन कॉन्स्ट्रक्ट है। हिंदुस्तान में आप देखिए, आप बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता जाएंगे, सब ये oh my god, there's genocide happening. Oh नीता, you're wearing emerald, so beautiful. इसी टाइप के लोग आपको मिलेंगे ना। इसका रेपरकशन कितना बड़ा होने वाला है कल अगर हम मोहम्मद यूनुस को निकालना चाहते हैं, हम बस हिंदुओं पे जो अत्याचार हुए हैं उधर, उसके बेसिस पे हम कोलकाता हाई कोर्ट से कोई जजमेंट निकलवा लें कि मोहम्मद यूनुस तो अपने आप को पेश कर इधर, एंड देन वी सेंड हेलीकॉप्टर्स इन एंड कैप्चर हिम, व्हाट यू गोना डू? अगर हमारे कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया कि भाई आसिम मुनीर टेररिस्ट है, आप उसको मार डालो, हम जाके मार डालेंगे? इतना घोर उल्लंघन 100 साल में नहीं हुआ है। अगर ये अंडरस्टैंडिंग होती है यूएस और रशिया के बीच में, तो भारत के लिए ये सिचुएशन कितनी चोकिंग होने वाली है। रूस और अमेरिका एक साथ हो जाएं, हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि फिर चीन एकदम आइसोलेट हो जाए। नमस्कार, जागरण मंथन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्मृति रस्तोगी। हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ एक बहुत खास मेहमान है। जियोपॉलिटिकल इश्यूज, स्ट्रेटेजिक अफेयर्स पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं अभिजीत मित्रा। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू स्मृति जी। अभिजीत स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एक्सपर्ट हैं और फेलो IPCS। आपसे पहले भी इंटरेक्शन हुआ है अभिजीत, बहुत सारे टॉपिक्स पे, जो मैं अभी शो से पहले बात भी कर रही थी। द वे यू आर्टिकुलेट थिंग्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे जियोपॉलिटिकल स्पेस में ऐसे लोगों का होना जो टॉपिक्स को एनालाइज और डिकोड करने के साथ एक सही तरीके से आर्टिकुलेट करें, क्योंकि नैरेटिव वॉर का ये ज़माना है और हम ऑलरेडी कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूक फूक करके पीता है, तो वही वो दौर है। शुरुआत करती हूँ। अभी बहुत ही बर्निंग टॉपिक जो है वेनेजुएला। वेनेजुएलियन प्रेसिडेंट को अमेरिका, उनकी वाइफ को अमेरिका कैप्चर करता है, मिलिट्री स्ट्राइक सबसे पहले करता है वेनेजुएला पे, फिर कैप्चर करके ले आता है और 4-5 अपनी दलीलें देता है अमेरिका, ट्रम्प देते हैं। वो कहते हैं कि ये एक ट्रांजिट रूट वेनेजुएला बन गया है नारकोटिक्स का, ड्रग ट्रैफिकिंग का। दूसरा ये कहते हैं कि इलीगल माइग्रेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, लगभग 7 मिलियन के अप्रॉक्सीमेटली वो नंबर कोट किया है कि US में माइग्रेट करके घुसपैठी आ गए हैं वेनेजुएला से। फिर तीसरा ये कहते हैं कि सेल्फ डिफेंस के लिए, हमने खुद को बचाने के लिए ये स्टेप लिया है, तो ऐसा ऐसा है। लेकिन रियल रीजंस जब हम देखते हैं, अब तो खैर सबके सामने आ गए कि भाई वेनेजुएला के पास सबसे ज़्यादा मैसिव ऑयल रिजर्व्स हैं, सऊदी अरेबिया से भी ज़्यादा। तो सैंक्शंस लगे हैं जिस वजह से मार्केट में उसका नाम कभी आ नहीं पाया, लेकिन नज़रें जहाँ तेल वहाँ ट्रम्प, जहाँ तेल वहाँ अमेरिका, तो ये वाली पूरी बात है। और दूसरी बात ये है कि एंटी US कंट्रीज़ के साथ 2013 से मडूरो का बहुत अच्छे रिलेशंस रहे हैं। चाहे हम बात करें रशिया, चाइना, ईरान, क्यूबा, बहुत अच्छे रिलेशंस रहे हैं, जिनको ट्रम्प एक थ्रेट की तरह देखते हैं। ये जो पूरा इंसिडेंट हुआ है अभिजीत, क्या सबसे पहले ये कि एक डेस्परेट अटेम्प्ट है ट्रम्प का पहला, या फ्लेक्सिंग ऑफ मसल्स इस वक्त?
कि जो बुली करने की अमेरिका और ट्रंप की आदत है, या तीसरा एक बहुत ही सोची समझी स्ट्रैटेजी, वेल प्लान्ड स्ट्रैटेजी? आप देखिए, ये लाइक ऑल थिंग्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस, ये हर चीज़ जो जीनियस जीनियस बोलते हैं उसमें थोड़ा सा मैडनेस होता है, थोड़ा सा जीनियस होता है। वो एक स्पेनिश ऑथर थे, मिगेल सर्वांतेस, वो लिखते थे डॉन क्विक्योटे में, देयर इज अ फाइन लाइन दैट डिवाइड्स करेज एंड मैडनेस। वो जो पहला बंदा वो किले को जो चढ़ता है ना, किले के जब उसके ऊपर तीर पड़ रहे होते हैं, कई लोग उसको वीरता बोलते हैं, पर उसमें 99% पागलपना भी होता है कि भाई तुम करना मेरे है पे ये। तीर मारो, मैं चढ़ रहा हूँ। तो इसमें कौन सा ज्यादा है हमारे को पता नहीं है। इसमें इसको देख के कई सारे लोग डरे हुए हैं। कौन डरे हुए हैं? पहले तो क्यूबा, क्योंकि क्यूबा सबसे ज्यादा सैंक्शनड है, सबसे पुराना सैंक्शनड देश है अमेरिका का। तो क्यूबा तो बहुत ही डरा हुआ है। दूसरा है ईरान, क्योंकि ईरान पे भी, ईरान के लीडर्स पे टेररिज्म का सैंक्शन लगा हुआ है, और जिस किस्म से ईरान का मिलिट्री इस बार कोलैप्स हुआ, जो अर्ली 2025 में जो इजरायली कैंपेन था उसमें जो उनका मिलिट्री एकदम हो गया, वो भी डरे पड़े हुए हैं। पर कई सारे लोग इससे बहुत खुश हुए हैं, और वो कौन है? चीन और रूस। रूस तो स्पेशली, क्योंकि कल मेरे को पता नहीं अगर आपने देखा था, पर एनबीसी पे जाके मार्को रूबियो, जो उनको विदेश मंत्री हैं अमेरिका के, उन्होंने बोला था कि भाई ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर है, अगर हमारे दुश्मन आके इसको बेस बनाएंगे, हम बैठ के देखेंगे नहीं, हम इस पे मिलिट्री कार्रवाई करेंगे। तो रूस भी तो यही बोल रहा है कि भाई यूक्रेन हमारा इलाका है, अगर आप आके इधर कुछ करेंगे तो हम बैठेंगे नहीं, हम जाके मिलिट्री कार, और वही तो कर रहे हैं, मिलिट्री कार्रवाई कर रहे हैं। तो अब जो सबसे इसमें इसमें निकोलस मदुरो, जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं, और उनकी जो बीबी है सिलिया फ्लोरेस, वो इसमें सबसे बड़े बुद्धू नहीं लग रहे हैं। इसमें सबसे बड़े बुद्धू तो यूरोप के जो नेता हैं, आदरणीय श्री मैक्रोन जी, आदरणीय श्री कीर स्टारमर जी, आदरणीय श्रीमती उर्सुला फॉन्डर लेयन जी, आदरणीय ओलाफ शोल्स जी, ये सब इतने बड़े बुद्धू लग रहे हैं, क्योंकि जब रूस ने यूक्रेन पे हमला किया था, इतना ये लोग ये तमाशा कर रहे थे, और जब जयशंकर जाते थे उधर बोलते थे, इतना मॉरल लेक्चर देते थे कि भाई हम सती सावित्री हैं, आप कितने गिरे हुए इंसान हो, दिस एंड दैट। अब भाई तुम्हारा क्या हुआ? जब साफ साफ रूस ने भी इतने क्रूर शब्दों में नहीं बोला था जितने मार्को रूबियो ने बोला था। अगर आप जिस दिन को रूस ने इन्वेड किया था, अगर आप प्रेसिडेंट पुतिन का वो भाषण पढ़ेंगे, उन्होंने बहुत लंबा रैम्बलिंग स्पीच था, पर उसमें पूरा ये हिस्टोरिकल नैरेटिव दिया था। ये तो सीधे सीधे बोल दिया, भाई ये हमारा इलाका है, हम इधर के खलनायक हैं, आप इधर आएंगे हम आपको पीटेंगे। ठीक है, सो यूरोप लुक्स वेरी स्टूपिड। रूस अभी हंस रहा है। पुतिन, मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ, वो सुबह उठ के जब उन्होंने ये न्यूज़पेपर पढ़ा होगा, न्यूज़पेपर में हुआ है, जोर जोर से हंसे होंगे। चीन को अब बहुत इंटरेस्ट हो गया है, क्योंकि दे कैन नाउ जस्टिफाई कि भाई हमारे लॉज के तहत ताइवान का जो राष्ट्रपति है वो एक घुसपैठी है, और हम उसको जाके पकड़ के ले आ सकते हैं। अब उनके लिए मुश्किल, टैक्टिकली स्पीकिंग, मिलिटरीली स्पीकिंग बहुत मुश्किल है, क्योंकि ताइवान वेनेजुएला नहीं है। बट अगर वो ताइवान पे हमला करना चाहते हैं, उनका तो केस ट्रंप ने बना ही दिया। तो हर चीज़ में पॉजिटिव्स होते हैं, नेगेटिव्स होते हैं। तो इफ़ यू कंसिडर क्यूबा एंड ईरान एन एनिमी, कि दुश्मन मानते हैं, उधर अच्छा हुआ। जो रूस और चीन ने जो इसमें मैसेज देखा है, उनको तो बहुत अच्छा लगा। पब्लिक में वो बोल रहे हैं बहुत बुरा, बहुत बुरा। प्राइवेट में वो कॉल करके ट्रम्प से बोल रहे हैं, भाई तूने तो हमारा पूरा साल ही बना दिया भाई, कितना सुंदर सा न्यू ईयर गिफ्ट दे दिया तूने हमारे को। और जो इसमें सबसे वैसे ईयू के नेता तो हर सिचुएशन में बुद्धू लगते हैं, तो बुद्धू थे, बुद्धू हैं, बुद्धू रहेंगे। उनका ना बहुत ये, देखिए जब लोग गुनाह करते हैं, वो चीख चीख के बोलते नहीं है कि हम गुनाह कर रहे हैं, थोड़ा चुप चुप के बोलते हैं। यूरोपियन वो लोग हैं जो गुनाह करके
चीख चीख के ये बोलते हैं कि हमने बहुत वर्चस्ववादी चीज किया है। वो इतने ब्रेन वॉश्ड किस्म के लोग हैं, जो हर्ड मेंटालिटी होता है ना, वो आपको पता है ना, जब ये जो नेटिव अमेरिकन इंडियंस होते थे, वो जब विंटर के लिए वो बाइसन पकड़ते थे, शिकार करते जी। थे, और उन दिनों में घोड़ा नहीं होता था अमेरिका में। अमेरिका में घोड़ा इंट्रोड्यूस किया था स्पेनिश जब उधर पहुंचे थे 1492 में। तो वो क्या करते थे कि घेर कर, जब वो बाइसन का माइग्रेशन, बाइसन हमारे एक भैंस की तरह, भैंस की तरह भैंस होता से है, भी बड़ा जी, होता है पर जी। उसकी तरह है, उसको कॉर्नर करके हजारों भैंसों का जो हर्ड है क्लिफ के ऊपर से पलटा देते थे, हर साइड कोने से ये करके। वो जानता नहीं था, स्टैम्पीड करके उधर जाते थे। वही हर्ड मेंटालिटी यूरोपियन नेताओं का है। ठीक है, भुगतने दीजिए, हमारा क्या जाता है। हम तो बैठ के चुपचाप बैठ के, हमने ना ही तो रूस का कुछ बुरा बोला था, अब हम, हमारे पे कोई दबाव भी नहीं है कि हम अमेरिका के बारे में स्टैंड कुछ बोले। लेना पड़े हमें। अब किसी भी, जैसे कि हेड ऑफ द स्टेट को कैप्चर इस तरह से करना, कैप्चर करना, आप यूएस टेरिटरी में कैप्चर करके आप यूएस टेरिटरी में लेकर के आ गए, तो ये एक इंटरनेशनली लीगली एक बहुत कंट्रोवर्शियल स्टेप है जो इस तरह से अमेरिका और ट्रंप कर रहे हैं। कंट्रोवर्शियल नहीं है, सरासर गैर कानूनी है, सरासर गैर कानूनी। अगर आप देखेंगे जो वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस है, जी। जो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी होता है वो एब्सोल्यूट होता है, जो सॉवरेनिटी होता है यूएन चार्टर के तहत, वो भी एब्सोल्यूट होता है। आप जाके देखिए, जब उन्होंने कोसोवो को सर्बिया पे बम फेंक के कोसोवो को अलग किया था, या सर्बिया को में बमबारी की थी जो बोस्निया में अत्याचार हो रहे थे उसके तहत, या लिबिया में तख्ता पलटा था, सीरिया में तख्ता पलटने की कोशिश की पर उसमें 10-15 साल लगे, जो भी। उन सब, वो सब एक्शंस जो थे, वो कोई यूएन के रेजोल्यूशंस पे आधारित थे। लिबिया में थोड़ा घोटाला किया, लिबिया में जो यूएन रेजोल्यूशन था वो सीज फायर के लिए था, और इन्होंने इंटरप्रेट किया कि भाई अगर ये दो लड़ रहे हैं तो सीज फायर तभी हो पाएगा ना जब, अगर हम किसी को मार डालें, तो हम आपको मार डालते हैं फिर सीज फायर हो जाएगा। सी, ये एक इंटरप्रिटेशन है, आप बोल सकते हैं कि भाई ये कैसा इंटरप्रिटेशन हुआ, बट फिर भी एक इंटरप्रिटेशन तो है। इसमें आपके पास कोई भी नहीं है, आपने अपने कोर्ट में, तो अगर हमारे कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया कि भाई आसिम मुनीर टेररिस्ट है, आप उसको मार डालो, हम जाके मार डालेंगे। वेरी 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 डेंजरस प्रेसिडेंट दैट इज सेट। मैं मानता हूं इसमें पहली चीज क्या होगी कि रूस कोई ना कोई तरीके से जेलेंस्की को मारने वाला है, ऑलमोस्ट गारंटीड। उन्होंने लीडरशिप टारगेटिंग नहीं किया है, इस बार वो लीडरशिप टारगेटिंग इसने करेंगे। विंडोज और डोर्स ओपन कर दिए इस तरीके बहुत के एक्ट बहुत। ने। अच्छा, और कल अगर ताइवान के राष्ट्रपति कहीं, ताइवान को बहुत फ्यू कंट्रीज रिकग्नाइज करते हैं, कोई 15-20 कंट्री ही रिकग्नाइज करते होंगे, जो 200 कंट्री यूएन में है, 200 के पास, जी। उनमें से 20 ही करते होंगे। अगर वो उनके विजिट पे जा रहे हो, अगर चीन ने उनका प्लेन उड़ा दिया तो बोलेंगे ये तुमने तो मादुरो के साथ किया था, तो हम इनके साथ कर सकते हैं। वेनेजुएला तो कम से कम एक दूसरा देश है, हम ताइवान को दूसरा देश मानते ही नहीं है। सो इट इज ओपनड अप। देखिए ये जो हुआ है, ये इतना घोर उल्लंघन है अंतर्राष्ट्रीय नियमों का, इतना घोर उल्लंघन 100 साल में नहीं हुआ है। 100 साल में ऐसे नहीं हुआ है कि इतना बड़ा एक आपने रेड लाइन, डिप्लोमेटिक रेड लाइन को क्रॉस कर दिया। ये पिछली बार कब हुआ था, जब ताइवान के राष्ट्रपति, जो अल्टीमेटली ताइवान, उस टाइम वो चीन के राष्ट्रपति थे, chiang kai-shek, उनका बेटा जो था चांग चिंग को, वो रूस में गया था पढ़ने के लिए, और उसको स्टालिन ने इफेक्टिवली कब्जा करके रखा था। वो उसको ब्रेन वॉश, क्योंकि चिंगको बहुत सॉरी chiang kai-shek बहुत एंटी कम्युनिस्ट थे, क्योंकि वो तो माओ से तुंग के खिलाफ लड़ रहे थे, और स्टालिन ने समझा कि भाई ये चांग चिंग को मैं रूसी औरत के साथ शादी करके उसको रूसी कल्चर सिखा के इसका पूरा मैं भेजा पलट दूंगा। तो 10-15 साल उनको ज़बरदस्ती रूस में रखा गया, साइबेरिया में,
कि आप कम्युनिस्ट बनो, रूसी की तरह सोचो, ताकि जब ताइवान बना अल्टीमेटली, उनको उस टाइम पता नहीं था कि ताइवान अलग से बनने वाला बनने है, वाला है जी। और उसी को एक हॉस्टेज रख के चांका, देखिए जब चीन को जापान ने आक्रमण किया था, कम्युनिस्टों ने कोई लड़ाई नहीं किया था जापानियों के साथ। पूरा जो राष्ट्रवादी थे कुओमिंतांग, जो चांका शेक का पार्टी है, वही मरे थे। उन्होंने ही जापानी के खिलाफ लड़ाई की थी, आज़ादी की लड़ाई। जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ, तो क्योंकि राष्ट्रवादियों ने पूरा का पूरा लड़ाई किया था, राष्ट्रवादी कोई फौज बचा ही नहीं था उनका, तो कम्युनिस्ट ने चुपचाप अपना फौज बना के रखा था, किसी भी चीज के लिए इस्तेमाल नहीं किया था। जापानियों के साथ तो लड़ाई की ही नहीं थी। तो अब राष्ट्रवादियों का फौज खत्म हो गया, उन्होंने आके पूरा का पूरा चीन ये ले लिया, तो राष्ट्रवादी फिर ताइवान चले गए। अब एक थियरी है कि क्योंकि चांका शेक के बेटे को एक हॉस्टेज की तरह रखा गया था, इसीलिए चांका शेक ने कम्युनिस्ट से ठीक से लड़ा नहीं और वो ताइवान भाग गए। इतने पुत्र मोह में पूरा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश ही खो दिया उन्होंने। यू आर लुकिंग एट, दिस इज नॉट इंटरनेशनल रिलेशंस, दिस इज ब्रिगेंडिज्म। ये ठुल्लाबाजी है। ये थगरी को क्या कहते हैं हिंदी में, जो ये रास्ते पे हफ्ता वसूली करने आ जाते हैं ना, वो चक्कू लेके आ जाते हैं किराने वाले दुकान पे और बोलते हैं भाई ये सब दे। दिस इज दैट, दिस इज वर्स्ट काइंड ऑफ थगरी अराउंड। और ट्रम्प कह क्या रहे हैं कि एक्ट ऑफ टेररिज्म नहीं है पहला, और ये मैं इंटरनेशनल लॉ को मैं इम्पोज किया है, लॉ को इम्पोज किया है, मैंने इंटरनेशनल लॉ को इम्पोज किया है। अरे भाई, आपको लॉ इम्पोज करना होता है या एक्ट ऑफ लॉ आप इम्पोज करते हो, आप अपनी कंट्री में इम्पोज करते हो, अपनी टेरिटरी के अंदर इम्पोज करते हो। आप दूसरे, जैसा आपने बोला, अब अगर हम आसिम मुनीर को, अगर ऐसा होता है कि कोर्ट टेररिस्ट डिक्लेयर करता है, अगर ऐसी सिचुएशन होती है, हाइपोथेटिकली सोचे, तो जाकर के उनको पकड़ करके कोई मार नहीं देगा। वो उनकी टेरिटरी, डिप्लोमेटिकली या इंटरनेशनल फ्रंट पे जो कुछ भी स्टांस हो सकता है वो हम ले सकते हैं, अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, अपने स्ट्रिंजेंट मेजर्स जैसा हमने किया ही है वो सब कर सकते हैं। लेकिन ये कहना कि मैंने एक एक्ट ऑफ लॉ है जो मैंने इम्पोज किया है, देखिए ये लॉ है, पर वो इंटरनेशनल लॉ, दो लोग अभी तक आके इस पे पब्लिकली कहाँ बोल से आता चुके है हैं। ट्रम्प को ऐसे ख्याल अचानक से? देखिए ये अमेरिकन एक्सेप्शनलिज्म है कि मैं जो कहता हूँ वो करो, मैं जो करता हूँ वो मत करो। पर अमेरिका का हमेशा से ये एटीट्यूड रहा है ना, हम आपकी तरह नहीं हैं। देखिए मुकेश अंबानी कभी ये पब्लिक में नहीं बोलते हैं कि भाई मैं मुकेश अंबानी हूँ, पर अमेरिका सबके मुंह पे बोल देता है कि भाई मैं दुनिया का मुकेश अंबानी हूँ, तू मेरे घर में चोरी से चुपके से खाने वाला चूहा है। सो दैट अमेरिकन एक्सेप्शनलिज्म जो है, इट इज, और एक किस्म से सच भी है। क्या कोई और देश ऐसे कर सकता है? ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बट इसमें सबसे बड़ी हानि जो पहुंची है वो अब बेंजामिन नेतन्याहू को पहुंची है, क्योंकि उनके खिलाफ एक्चुअल में हेग का इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बहुत सारे अरेस्ट वारंट हैं। तो अगर किसी ने उनको अरेस्ट करने की कोशिश की, वो एक्चुअल में बोल सकते हैं कि भाई ये तो अंतरराष्ट्रीय लॉ के तहत लीगल है। लीगल है। वेराज मगर क्या ये लीगल है, अभी अंतरराष्ट्रीय है? तक नहीं, क्योंकि अभी तक दो एक्सप्लेनेशन दिए जा चुके। एक मार्को रूबियो ने दिया था कल पूरे टीवी पे, दूसरा था जेडी वांस ने जो दिया था ट्विटर पे। 2-3 बार उसको देना पड़ा। अगर आप देखेंगे उधर किसी ने भी बोल रहे हैं लीगल है, पर हमारे कोर्ट्स के तहत लीगल है, कोई भी इंटरनेशनल लॉ को साइट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि कुछ भी नहीं है, ना ही तो यूएन चार्टर में है, ना ही तो वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस में है कि ये लीगल है करके। सो प्रोटोकॉल का उल्लंघन हुआ है, नीति का उल्लंघन हुआ है। लाइक आई सेड, 100 साल में, ऑलमोस्ट 100 साल में इतना बड़ा एक अंतरराष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन हुआ ही नहीं है। इसका रेपरकशन कितना बड़ा होने वाला है, क्योंकि वही है कि हमारे कोर्ट ऑफ लॉ ने ये जस्टिफाई किया है तो उसके तहत हमने किया, लेकिन इंटरनेशनली ये कहीं पर भी रिकग्नाइज नहीं है। ऐसे में इसके रेपरकशंस कितने बड़े होने वाले हैं अमेरिकन पॉलिटिक्स में,
सबसे पहले ये आप मुझे बताइएगा, अमेरिकन पॉलिटिक्स में कितना बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है, क्या इम्प्लिकेशंस होंगे, और फिर जैसा कि हम बाकी देशों की भी आप बात कर रहे हैं कि ये उनके लिए एक दरवाजे खोल देते हैं। और आपने बोला बेंजामिन नेतन्याहू बहुत बड़ा, अगर इस चीज़ को फॉलो करते हैं, हालांकि ये इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड है ही नहीं, ये तो अगर इसको कहा जाए, वो कह रहे हैं, ट्रम्प कह रहे हैं एक्ट ऑफ टेररिज्म नहीं, लेकिन ये एक्ट ऑफ टेररिज्म ही, आप किसी की दूसरे की टेरिटरी में घुस के आप उसके हेड ऑफ द स्टेट को पकड़ के ले आए अपनी टेरिटरी में। तो ये देखिए, अगर कोई भी अरब कोर्ट ने कल नेतन्याहू को जेनोसाइड पे इंडाइट कर दिया, वैसे जो गाजा में हुआ इट इज नॉट जेनोसाइड, इट इज वॉर। देयर इज अ बिग डिफरेंस। जो जजमेंट आईसीजे ने किया, उनको जेनोसाइड का डेफिनेशन ही बदलना पड़ा टू इन ऑर्डर, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी निर्णय ले रखा था कि भाई इस बंदे को तो हमने फूंकना ही है, तो व्हाटएवर। बट देखिए, कल अगर हम मोहम्मद यूनुस को निकालना चाहते हैं, हम बस हिंदुओं पे जो अत्याचार हुए हैं उधर, उसके बेसिस पे हम कोलकाता हाई कोर्ट से कोई जजमेंट निकलवा लें कि मोहम्मद यूनुस तो अपने आप को पेश कर इधर, एंड देन वी सेंड हेलीकॉप्टर्स इन एंड कैप्चर हिम, व्हाट यू गोना डू टुमारो? टर्मोइल वाली सिचुएशन है ये तो। टुमारो इफ जंगल राज, हाँ, इट इज टोटल जंगल। उन्होंने इतना बड़ा एक कैन ऑफ वर्म्स खोला है। बट देखिए, ट्रम्प ने एक किस्म से, अगर आप देखना चाहते हैं कि इसमें कोई बहुत ये गंभीर षड्यंत्र रचा गया था और ट्रम्प कोई महान जीनियस हैं, इविल जीनियस हैं, तो आप ये देख लीजिए, ही माइट हैव डन इट ताकि यूरोप अब जो रूस से बोल रहा है वो अमेरिका से तो बोल नहीं सकता है। अमेरिका पे सैंक्शंस लगाएं तो खुद ईयू ही खुद सत्यानाश हो जाएगा उनका। तो he will now use this to settle the Ukraine war, maybe। अगर आप मानते हैं कि ट्रम्प बहुत बड़े स्ट्रेटेजिस्ट हैं, क्या बुद्धिजीवी हैं और स्ट्रेटेजिस्ट हैं और एटसेट्रा एटसेट्रा, चाणक्य के असली सपूत हैं, तो फिर लेट अस अज्यूम दैट। जब हम बात करते हैं वेनेजुएला के ऑयल रिजर्व्स की, तो आपको लगता है, हालांकि बहुत सैंक्शंस लगे हुए हैं वेनेजुएला पे, अमेरिका ने बहुत सैंक्शंस लगाए हुए हैं और इंटरनेशनली बहुत सैंक्शंस लगे हुए हैं, जिसके चलते आपको लगता है कि ऑयल प्राइसेस पे आने वाले टाइम पे कुछ इम्पैक्ट होने वाला है? क्योंकि अमेरिका कह रही है कि अब हम फॉर द टाइम बीइंग अब हम चलाएंगे वेनेजुएला को। हाँ, अब और भारत पर कुछ असर पड़ता हुआ दिखता है तेल के दाम? देखिए, वो जब उन्होंने बोला था तभी प्रश्न उठे थे कि भाई तुमने बस उनके राष्ट्रपति को निकाल के गिरफ्तार किया है, पर जो सरकार थी उनकी वो तो अभी भी उधर चल रही है, तो तुम कैसे वेनेजुएला को चला रहे हो? नंबर वन, वो ब्लॉकेड किया है उन्होंने वेनेजुएला के तेल को। अब अगर तेल का प्राइस बढ़ेगा तो सबसे बड़ा फायदा तो रूस को ही होगा, क्योंकि रूस का दूसरा सबसे ज्यादा, देखिए, आप जो वेनेजुएला पे ब्लॉकेड कर सकते हैं, रूस पे तो आप ब्लॉकेड नहीं कर सकते, है ना? तो रूस का बहुत प्रॉफिट भी होने वाला है। हिंदुस्तान पे ज़्यादा कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें क्या है कि हमारा तो डील है रूस के साथ कि भाई तुम हमको प्रिविलेज रेट्स पे तेल बेचोगे करके। नाउ, अगर किस स्थिति में हिंदुस्तान पे असर पड़ेगा कि वेनेजुएला का आपने सरकार नहीं बदला, ब्लॉकेड चलता रहा और ट्रम्प और पुतिन ने समझौता किया है, फिर पुतिन का कोई इंसेंटिव नहीं होगा कि वो हमको सस्ते पे तेल बेचे। वो बोलेंगे हमारे से कि भाई मार्केट में हमारा तेल है, तुमको खरीदना है तो खरीदो, नहीं तो फिर कहीं और जाके खरीदो। मगर किन कंडीशंस पे ये समझौता हो सकता है अमेरिका और रशिया के बीच में? मैं तो मानता हूँ कि एक किस्म से समझौता हो ही गया है। अच्छा। ये एक किस्म का वो स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग है कि भाई हमने मदुरो के साथ किया है, तू जल्दी से जल्दी, पर तेरे को ऐसे ही करना चाहिए जैसे हमने किया। आपको याद होगा कि इनिशियली रूस का प्लान क्या था? उन्होंने कीव को पहला दिन जब रूस ने यूक्रेन पे हमला किया, उन्होंने कीव को सराउंड, जो राजधानी है उसको सराउंड किया था, क्योंकि उनका प्लान था कि वो ज़ेलेंस्की को ये करेंगे। तो शायद वो बोल रहा है कि भाई देख, मेरा एक किस्म से ये भी ट्रम्प बोल रहे हैं पुतिन को, भाई मेरी औकात देख ले, अपनी औकात देख ले। मैं जो एक
घंटे में कर पाया, तू 4 साल में नहीं कर पा रहा है। दूसरा, जो अगर रूस उसको पकड़ भी ना पाया, उसको एक ब्रह्मोस मिसाइल से तो उड़ा सकता है। डू यू वांट टू डू दैट? बिकॉज इफ यू डू दैट, इफ जेलेंस्की इज रिमूव्ड, तो बचा क्या है यूक्रेन में नेगोशिएट करने के लिए? उधर राष्ट्रपति का चुनाव तो अभी हुआ नहीं है बहुत सालों से, क्योंकि जब से युद्ध चला है उन्होंने पोस्टपोन कर दिया है उनका ये। अब इस स्थिति में मैं मानता हूँ बस एक चीज़ है नेगोशिएट करने के लिए बाकी, कि यूक्रेन की कितनी ज़मीन रूस को मिलेगा। आई थिंक रूस को मैक्सिमम क्या चाहिए कि जो ड्नीपर नदी है, तो यूक्रेन अगर ऐसा है तो ड्नीपर एक ग्रेटर दैन साइन की तरह ऐसे जाता है, ठीक। जो भी वो ड्नीपर नदी के पूरब में है, रूस बोलेगा पूरा का पूरा हमको मिलना चाहिए, और जो पश्चिम में है उसमें जो दक्षिण एरिया है ओडेसा, वो हमको मिलना चाहिए। यानी कि यूक्रेन एक लैंडलॉक्ड कंट्री हो जाना चाहिए, उसका कोई भी समुद्री तट नहीं होना चाहिए। और दूसरा, जो यूक्रेन बचेगा उसको कभी भी आप नेटो में अलाउ नहीं करोगे। और ये तो मार्को रूबियो ने आपको वो भी कर दिया है। सो आई थिंक पार्ट 2 जो टेरिटोरियल कंसेशंस होने हैं, वो यूक्रेनियन न्यूट्रलिटी, एनफोर्स न्यूट्रलिटी, उस पे तो मार्को रूबियो ने ऑलरेडी हाँ बोल दिया, तो वो स्ट्रेटेजिक सिग्नल गया है मॉस्को को। पार्ट 1 जो है कि आपको कितना सारा उसका जमीन मिलने वाला है। अब देखिए, अगर ट्रम्प क्या बोल रहे हैं जब उन्होंने वेनेजुएला पे हमला किया कि भाई सब तुम्हारा तेल हमारा तेल है, एक किस्म से ही इज नॉट रॉन्ग, बिकॉज जो भी उधर मशीन्स थे, देखिए ऑयल में जो प्रॉफिट मार्जिन्स है ना, वो बहुत सिलेंडर हैं। क्योंकि उधर क्या होता है कि जैसे ही प्राइस ड्रॉप होता है, आपका जो प्राइस डिफरेंशियल होता है वो इक्विपमेंट पे बेस्ड है, कितना मॉडर्न इक्विपमेंट है, और वो इक्विपमेंट कितने एफिशिएंटली तेल को निकाल पा रहा है ताकि वो प्राइस हम कवर कर सकें। जो 90 से ज़्यादा % जो आप तेल देते हैं अपनी गाड़ी के लिए पेट्रोल स्टेशन में, 90% से ज़्यादा टैक्स भर रहे हैं, उसका दाम नहीं है। एक्चुअल में दाम जो है पेट्रोल का शायद 7-8 रुपए है प्रति लीटर। बाकी का जो 93-94 रुपीज़ जो आप दे रहे हैं, वो पूरा का पूरा सरकार को जा रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जब हुगो चावेज ने अमेरिकन कंपनीज को उधर से निकाला था, उधर शेयरिंग एग्रीमेंट था कि भाई वेल्स, वो ऑयल के जो निकालने वाले हैं वो हम चलाएंगे, जो भी इक्विपमेंट होगा उसका हम अपग्रेडेशन करते रहेंगे। तो काफ़ी सारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट हुआ था, और उधर उनका डील था कोई, आई डोंट रिमेंबर व्हाट द टर्म्स, 50-50 समथिंग लाइक दैट, व्हिच इज यूजुअली द थिंग। अमेरिका के साथ डील था कि भाई पूरा कैपिटल इन्वेस्टमेंट हम देखेंगे, तेरे को पैसा मिलते रहेगा, ठीक है। उन्होंने वो सब बंद कराया था, ऑयल वेल्स ले लिए थे, कोई कॉम्पनसेशन भी पे नहीं किया था वेनेजुएला ने। सो देयर इज एन इशू ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स हियर, देयर इज अ वैलिड इशू ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स हियर, ठीक है। अब अगर इस तहत आप इस प्रॉब्लम को देखेंगे, तो उनका एक किस्म से प्रॉपर्टी का हक बनता है कि ट्रम्प जाके फिर से वो ऑयल वेल्स कब्जा कर ले और बोलेगा कि भाई ये अब अमेरिकन टेरिटरी है। जैसे क्यूबा में उन्होंने ग्वांतानामो बे शुरू करके रखा है, वैसे ही इधर ये सब हमारा हम ट्रस्ट में होल्ड कर रहे हैं। अमेरिका ने कभी नहीं बोला है कि ग्वांतानामो क्यूबा का भाग नहीं है, वो मानते हैं कि ये क्यूबा का भाग है, बस आपने ट्रीटी साइन करके रखा है तो हमारा ये है। ये इधर बोलेंगे कि आपने ट्रीटी का उल्लंघन किया था, तो इसीलिए हम इसको हड़प रहे हैं, ये आपका ही पार्ट है, पर अभी के लिए हम इसको कंट्रोल करने वाले हैं, क्योंकि आपने कैपिटल वापस से रीपे किया नहीं। जी, अब अगर उन्होंने ये किया, फिर रूस क्या सब बोल सकता है यूक्रेन के बारे में, है ना। सो ये भी है। आई थिंक, आई पर्सनली फील इट इज स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग, पर बोलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर डिसीजन में ना थोड़ा थोड़ा पागलपना, थोड़ा थोड़ा पर्सनल लाइक या डिसलाइक, थोड़ा थोड़ा रैशनल, थोड़ा थोड़ा इरैशनल, थोड़ा थोड़ा अच्छा इंटेलिजेंस, थोड़ा थोड़ा खराब इंटेलिजेंस, हर चीज़ को थोड़े थोड़े तादाद में। ये कोई मिर्च नहीं है, हल्दी नहीं है, धनिया नहीं है, ये गरम मसाला है,
बहुत चीज़ों का मिश्रण है। और हम पॉसिबिलिटीज़ की बात करें, लेकिन मैं फिर से एक सवाल करूँगी कि भारत के लिए अगर ये समझौता होता है, ये एक अंडरस्टैंडिंग होती है यूएस और रशिया के बीच में, तो भारत के लिए ये सिचुएशन कितनी चोकिंग होने वाली है? एक्चुअल में बहुत अच्छी होने वाली है। अच्छा। हाँ, जो इंटरिम है जिसमें तेल के दाम बढ़ेंगे, उसमें शायद थोड़ा प्रॉब्लम हो। जी। पर देखिए, हमारा हमेशा से, अभी नहीं, पिछले 70 साल से, जब से हमने ब्रिटेन से इंडिपेंडेंट, एक्चुअली इवन बिफोर दैट, ब्रिटेन का भी एक किस्म से पॉलिसी था कि कोई एक पावर ब्लॉक एशिया को डोमिनेट नहीं करना चाहिए। और क्या हो रहा था कि रूस बहुत ज़्यादा चीन के ऑर्बिट में आ रहा था। पहले क्या होता था, चीन नंबर 2 होता था, रूस नंबर 1 होता था। अब क्या है कि चीन नंबर 1 है, रूस नंबर 2 हुए जा रहा था, और उनके चपरासी बने जा रहे थे। सॉरी टू यूज दैट वर्ड, बट दैट इज एग्जैक्टली व्हाट दे वर हैपनिंग। हमारा हमेशा से ये रहा है कि चीन को आइसोलेट करना है, और इसके लिए रूस और अमेरिका को एकजुट होना पड़ेगा। और अगर ट्रंप ने ये अचीव कर लिया कि उन्होंने रूस के साथ टाइज को रीसेट कर दिया और यूक्रेन का समाधान हो गया, पूरे रूस पे से सैंक्शंस निकल गए, उनका 3 साल और बचा है। और अगर उस 3 साल, अभी हाँ 3 साल और बचा है, 3 साल में अगर उन्होंने रीसेट कर दिया विदाउट अलाउइंग पीपल लाइक ये जो विक्टोरिया न्यूलैंड है, एन एप्पलबॉम, और उसका पति जो है स्टेट डिपार्टमेंट में, ये अटलांटिक और न्यूयॉर्क टाइम्स के जो एडिटोरियल बोर्ड्स हैं, जो कंट्रोल पॉलिसी, डिस्प्रोपोर्शनेटली कंट्रोल पॉलिसी टुवर्ड्स रशिया, ज़बरदस्ती उन्होंने रूस को एक एनिमी बना दिया। अगर वो ना हो और रूस और अमेरिका एक साथ हो जाएं, हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि फिर चीन एकदम आइसोलेट हो जाता है। ठीक है, आई मीन इकोनॉमिकली दे आर वेरी स्ट्रांग चाइना, पूरा दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग तो वो करते हैं, पर जब आप टेक्नोलॉजिकली और पॉलिटिकली आइसोलेटेड हैं, वो एक अलग किस्म का एक डायनामिक क्रिएट करता है। तो शॉर्ट टर्म में मे बी नॉट सो गुड, अगले 2-3 महीने के लिए शायद नॉट सो गुड। अगर जो मैं मानता हूं ट्रंप करना चाहते हैं, शायद करना चाहते हैं, मे बी आई एम रीडिंग टू मच इनटू इट, हो जाता है, फिर मीडियम टर्म में बहुत अच्छा, लॉन्ग टर्म में तो सब कुछ अनप्रेडिक्टेबल। आई मीन लाइक कीन्स यूज्ड टू से, इन द लॉन्ग टर्म वी आर ऑल डेड, सो इट्स लाइक दैट। आपने बोला जो पॉसिबिलिटी है, ये जो इन बिटवीन द लाइंस, क्योंकि कहते हैं जियोपॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स दोनों में सिग्नल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड रीडिंग इन बिटवीन द लाइंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जियोपॉलिटिक्स में और पॉलिटिक्स में। मतलब भूगोलिक जो राजनीति है वो, और राजनीति दोनों में। तो ऐसे में अगर अभिजीत, आपने एक बात बहुत इंटरेस्टिंग बोली कि चाइना को आइसोलेट करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम पैटर्न देखें ना, जिस तरह से डीप स्टेट काम करता है, आपका फेवरेट सब्जेक्ट, जिस तरह से प्रेजेंटली डीप स्टेट काम कर रही है पिछले 2 सालों में, अमेरिका काम कर रहे हैं पिछले 2 सालों में, सबसे पहले बर्मा होता है, मालदीव्स होता है, बर्मा होता है, हमारा म्यांमार होता है, फिर उसके बाद हम बांग्लादेश देखते हैं, नेपाल देखते हैं, लास्ट ईयर हमने पाकिस्तान में सिचुएशन दी, उससे सबसे पहले हम श्रीलंका में देखते हैं। ये सारा हिलाने की कोशिश, टर्मोइल क्रिएट करने की कोशिश, ये पूरे ग्लोबल साउथ में धीरे धीरे, और खासकर साउथ ईस्ट एशिया में धीरे धीरे सब कुछ हिलाने की कोशिश, शिफ्ट करने की कोशिश। तो आइसोलेट करने की जब आप बात कर रहे हैं चाइना को, तो वो प्रोसेस अगर हम इन बिटवीन द लाइंस अगर रीड करते हैं, पिछले 2 साल से ऑलरेडी ये शुरू हो गया है। जो हमारा यहाँ पहलगाम में अटैक हुआ, और ये जो अभी स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुआ नेपाल में अभी टुवर्ड्स द एंड ऑफ लास्ट ईयर, और बांग्लादेश में तो अभी भी वो वॉलेटाइल सिचुएशन बनी हुई है। ईरान, मिडल ईस्ट में आ जाती हूँ, ईरान में आ जाती हूँ। ईरान में जिस तरह से प्रोटेस्ट, रेजीम चेंज, करंट रेजीम चेंज के अगेंस्ट चल रहे हैं, कह रहे हैं कि शाह रेजीम को वापस लेकर के आइए, वी वांट शाह बैक। और ये जो पूरा पैटर्न है, जैसे जैसे जो मैंने कंट्रीज़ आपको देश गिनाए, ये जो पूरा पैटर्न है, वो डीप स्टेट का जो स्ट्रेटेजिक वे ऑफ एग्जीक्यूटिंग अ कू सिचुएशन या जो रेजीम चेंज की सिचुएशन है, वो बिल्कुल आइडेंटिकल है। वहाँ पर भी ईरान में सिमिलर पैटर्न
अभी फिलहाल देखने को ऐसा लग रहा है कि हाँ हो सकता हो कि डीप स्टेट की वही स्ट्रैटेजी हो। आप कितना इस बात से मेरी अग्री करेंगे? आई डोंट अग्री एट ऑल। एक किस्म से नैरेटिव से अग्री करता हूँ, बट देखिए, जो अगर आप वेस्टर्न प्रेस को पढ़ेंगे हिंदुस्तान के बारे में, ये इधर तो गणतंत्र ही खत्म हो गया है। जो नया जो वो मंत्रियों के लिए वो बिल्डिंग बना है ना पार्लियामेंट के ऑपोजिट, वो नया मिनिस्ट्रियल ऑफिसेस, वो एक्चुअल में मंत्रियों के लिए नहीं है, वो गैस चेम्बर है। उनको रोज 10 लाख मुसलमान उधर ले जाके उनको गैस चेम्बर में मारा जा रहा है। अगर आप न्यूयॉर्क टाइम्स पढ़ेंगे या वॉशिंगटन पोस्ट पढ़ेंगे या अटलांटिक पढ़ेंगे, आपको यही समझ में आएगा कि हिंदुस्तान में तो यही हो रहा है। हिंदुस्तान दूसरा नाज़ी जर्मनी है, पर वो सच्चाई नहीं है, हमको भी पता है। तो ईरान में बहुत बार जा चुका हूँ, मेरा खानदान भी ईरान में है, मेरे बहुत सारे दोस्त भी ईरान में हैं। देखिए, ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है ना, ये भी फुस होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला इस ईरान प्रोटेस्ट में। का। देखिए, ईरान में ये एक फंडामेंटल सिमिलैरिटी कहाँ है बताता हूँ। तुर्की में आप देखेंगे जो भी एंटी एर्दोगान चीज़ है ना, वो पूरा समुद्री तट पे है, क्योंकि समुद्री तट बहुत वो डेवलप्ड होता है। अमेरिका में भी आप देखेंगे कि जो ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट हैं, वो हमेशा डेमोक्रेट्स के लिए वोट करते हैं, बहुत वो लेफ्ट विंग वोक टाइप के लेफ्टी टाइप होते हैं। जो इंटीरियर होता है ना, वो बहुत वो घाटी टाइप, एज इन यू नो, अमेरिका की जाट लोग सेंट्रल अमेरिका में रहते हैं, तुर्की के जाट लोग सेंट्रल एनाटोलिया में रहते हैं जिनका तट नहीं है। हिंदुस्तान में आप देखिए, आप बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता जाएंगे, सब ये oh my god, there's genocide happening, oh नीता, you're wearing emeralds, so beautiful, इसी टाइप के लोग आपको मिलेंगे ना कोस्टल सिटीज में। और दिल्ली में भी, दिल्ली एक कोस्टल सिटी मान लीजिए। आई मीन, दिमाग से तो हमको लगता है दिल्ली अगर आप औरंगजेब रोड, ये पृथ्वीराज रोड जाएंगे, दिल्ली नहीं लगता है कोई नीस के वो क्या फेस्टिवल, कान कान फिल्म मूवी फेस्टिवल। फेस्टिवल में चले गए हैं। और वही नीता भाभी उधर भी आएंगी और उधर भी लोग बोलेंगे, "Ah, नीता, oh my god, you're wearing emeralds again, I love, oh my god, is that a real, is that like the Mughal diamond, oh my god." यही you know these conversations, I know these conversations, यही होता है, ठीक है। पर जो the people who really determine the future of a country, they are the real sons of the soil, like the Jat types, जिनका बहुत मजा भी उड़ाया जाता है, but they are the ones who understand the अर्थ। तो इधर भी क्या हुआ है कि एक लिबरल ये है इन तेहरान, इन इस्फहान, द रेस्ट ऑफ द कंट्री इज सुपर कंजर्वेटिव। उधर आपको बोलना नहीं पड़ता है कि हिजाब पहनो। अगर आप हिजाब नहीं पहनोगे, रास्ते में आके बोलते हैं, छी घटिया औरत, गंदी औरत, एटसेट्रा एटसेट्रा। वेयर इज इन तेहरान, नेचुरली उनका हिजाब पहनने का कोई ये नहीं है। अगर कोई हिजाब पहनता है ना, लोग ऐसे करके देखेंगे तेहरान में, इस्फहान में। एंड आई वाज सरप्राइज्ड, आई वाजंट रेडी फॉर दैट व्हेन आई फर्स्ट वेंट टू ईरान। देखिए, मैं ईरान सबसे पहले गया था 84, 85 या 86 में, 2-3 हफ्ते के हॉलीडे के लिए। जी। तब मैं मेरा दृष्टिकोण एक बच्चे का था, मैं वो एक सोशल नज़रिया से नहीं देखता था। जब मैं 10 साल पहले ईरान जाना फिर से शुरू किया मैंने, पहले तो तेहरान ही जाता था, मेरे को परमिशन नहीं मिलता था क्योंकि उधर ना आप अकेले फॉरेनर घूम नहीं सकता है, उसका कोई टूर गाइड होना चाहिए घूमने के लिए। तो जब मैंने गाइड डिस्कवर किया और उसके साथ घूमा पूरा देश, it is not a very liberal country. This is what I discovered in Afghanistan also. Afghanistan much more conservative. So ये जो आपको दिखाया जा रहा है सोशल मीडिया पे, और ये जो शाह का जो नॉस्टैल्जिया है ना, ये पूरा का पूरा अमेरिकन कॉन्स्ट्रक्ट है। नो बडी आउटसाइड तेहरान में दो बहुत ये पॉश डिस्ट्रिक्ट्स हैं। एक है ताजरीश, जो दमवंद जो माउंटेन है उनका स्कीइंग माउंटेन, उसके स्लोप्स पे है। तो ताजरीश और शेमेरान, ये दो बहुत पॉश एरियाज हैं, हमारे मालाबार हिल्स और वो क्या औरंगजेब रोड की तरह। आजकल तो वो एपीजे अब्दुल कलाम रोड हो गया है, तो वो अमृता शेरगिल मार्ग की तरह रख लीजिए, उनकी तरह है। उधर आपको ये सब देखने को मिलेगा, ठीक है। उधर ये एक्चुअली बिलीव करते हैं, इन द रेस्ट दे डोंट। सो ये भी एक बहुत एलीट किस्म का, और
why can't we understand this? In America, you understand there is a rust belt and there is the liberal belt. In Turkey, you understand there is the liberal coast and कंजर्वेटिव इंटीरियर. हिंदुस्तान में भी जो कोस्टल ये है वो हमेशा कम्युनिस्ट को वोट करते हैं, टीएमसी को वोट करते हैं, कांग्रेस को वोट करते हैं, कम्युनिस्ट को वोट करते हैं, डीएमके के लिए वोट करते हैं, और वाईएसआर कांग्रेस के लिए वोट करते हैं. Have you noticed in the coast that the BJP's hold is in the interior, it is not in the coastal area so much. I mean, there are always exceptions, Gujarat and Maharashtra, obviously, but generically, overall the point holds. तो why can't we accept that with Iran? और ये भी मैं नहीं मानूंगा कि नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव्स में एक पैटर्न है. मालदीव्स में देखिए, ये मेक्सिको के एक राष्ट्रपति होते थे, बेनितो हुआरेस. वो बोलते थे कि मेक्सिको का बड़ा ये कैटास्ट्रफी था कि वो अमेरिका के इतने पास था और भगवान से इतना दूर था. ये हर छोटे देश का होता है कि जब उधर कुछ होता है ना, वो हमेशा बड़े देश पे ही इल्ज़ाम लगाते हैं. इंदिरा गांधी भी तो करती थी, द हिडन हैंड. हिडन हैंड मतलब क्या? अमेरिका ही सब इस देश में ये करवा रहा है. नेपाल में जो हुआ था, इट हैपेंड फॉर अ डिफरेंट सेट ऑफ रीजंस. बांग्लादेश में जो हुआ था वो एक किस्म से आधा इंजीनियर्ड था, बट आधा उसमें देखिए द इकोनॉमी वाजंट डूइंग वेल, द नंबर्स हैड बीन हिडन. जो इकोनॉमिक नंबर का जो फजिंग हुआ था, एक piece of data which emerged, which we hadn't paid attention to, was कि two-wheeler sales had collapsed by 80%. और जब two-wheeler sales collapse करते हैं, you know the economy is in very deep trouble. मालदीव्स में भी यही था, और इकोनॉमिक कोलैप्स के ऊपर ये मुइज़्ज़ू का पार्टी कुछ ना कुछ बोल रहा था. पर अब देखिए, मुइज़्ज़ू ने तो आके राष्ट्रपति जी के सलामी की, सब कुछ किया, तो वो भी सॉर्टेड आउट हो गया है. नेपाल में भी है वेरी गुड रिलेशंस राइट नाउ. बांग्लादेश में प्रॉब्लम है, वो भी फरवरी में ठीक हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा. ठीक नहीं हो जाएगा, फरवरी में बेहतर हो जाएगा. बर्मा में तो मिलिट्री कू था, उधर मिलिट्री कू अनप्रिडिक्टेबल है. आई मीन, मिलिट्री कब डिसाइड कर लेता है कि हम कू करेंगे. नॉट दैट आंग सान सूची कोई उनके एंटी थी, पर फिर भी उन्होंने कू कर दिया. देखिए, बर्मा का सोच विचार कोई भी अभी तक, बर्मा का जो मिलिट्री सोच विचार है वो अभी तक चीन भी समझ नहीं पाए. वैसे लोग चीन को समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि चीन को जब कुछ बोलना होता है ना, वो इतने रिडल्स में बात करते हैं कि कोई उनको समझ नहीं पा रहे हैं. और फिर जब हम जाके पूछते हैं कि भाई ये तुमने क्यों किया, हमने तो आपको बोला था. अच्छा, आप ये बोल रहे थे. उनका जो अंग्रेजी है, आप चीनी बोलती हैं, मैं भी नहीं बोलते, पर उनका अंग्रेजी में समझना उनका चीनी समझना से ज्यादा मुश्किल होता है. क्योंकि जो चीनी में वो ऐसे नाक पकड़ते हैं, जब वो अंग्रेजी में बोलते हैं ना, इधर से नाक नहीं पकड़ते, बिल्कुल इधर से पैर के नीचे से आके फिर नाक पकड़ने का ये हो जाता है. दैट इज हाउ इट इज. सो आई डोंट थिंक देयर इज अ डीप स्टेट. मेरे को कोई पैटर्न, देखिए हर पैटर्न में वेरिएशन समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपने बांग्लादेश भी मेंशन किया. बांग्लादेश, आपने कहा फरवरी में हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि कुछ बेहतर हो जाएंगे भारत के रिलेशंस बांग्लादेश के साथ. तो फरवरी में ये चुनाव होने वाला है. फ़िलहाल एक इंटरिम गवर्नमेंट, मोहम्मद यूनुस, लेड बाय मोहम्मद यूनुस, ये सरकार बांग्लादेश में चला रही है. मोहम्मद यूनुस के ख़िलाफ़, उनकी रिजीम के ख़िलाफ़ जो जिस तरीके से वो पूरा सब कुछ हैंडल कर रहे हैं, बहुत सारे सवाल हैं. सबसे पहले, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से अफिलिएटेड नहीं है. अक्सर कहा जाता है एक अच्छा इंसान होना, नोबल लॉरियट हैं, एक अच्छा इंसान होना एक अलग बात होती है, लेकिन क्या वो अच्छा इंसान देश चला सकता है, देश चलाने के काबिल है, वही दूसरा सवाल है. ग्राउंड लेवल पे कभी भी उन्होंने पॉलिटिकली कोई काडर नहीं रहे हैं, काम नहीं किया है उन्होंने. और दूसरा ये कि स्ट्रीट पावर को कंट्रोल करने में अभी तक वो असक्षम रहे हैं. वो ही हैज़ नॉट बिन कॉम्पिटेंट इनफ टू अवॉइड, टू नब दैट स्ट्रीट प्रोटेस्ट. और सबसे बड़ी बात कि आवामी लीग को बैन कर देना. आवामी लीग को बैन कर देना. अगर आपको शेख हसीना से प्रॉब्लम है, आप शेख हसीना को बैन कर दीजिए. बहुत लोग ये सवाल कर रहे हैं, शेख हसीना को बैन कर, लेकिन पूरी की पूरी आवामी लीग को बैन कर देना, ये बहुत क्वेश्चनेबल एक स्टांस है. सो देखिए, ये जो गुड गाय इमेज है ना, क्योंकि मोहम्मद यूनुस देखने में थोड़ा वो डेंजरस, वो मोगैम्बो की तरह नहीं लगता है. कभी भी कंफ्यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक नोबेल लॉरिएट है,
नोबेल प्राइज इतने सारे मास मर्डरर्स को गया है। यासिर अराफात तो टेररिस्ट था पर उसको नोबेल प्राइज मिला। नोबेल प्राइज मिलने के बाद भी वो टेररिज्म करते रहा, है ना। विंस्टन चर्चिल जिसने इसका बॉम्बिंग करवाया था, ड्रेसडेन का फायर बॉम्बिंग, एंड पूरा फोकस था कि लोगों को मारो, नॉट इंडस्ट्री को मारो, लोगों को मारो। उसको ठीक है नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर मिला था, पर नोबेल प्राइज तो मिला था ना। सो ये this notion that Nobel Prize people are somehow good people, उनको अपने एकेडमिक वर्क के लिए मिला है, कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है। क्वाइट द कॉन्ट्री। आपने देखा है मलाला यूसुफजाई कितनी ढोंगी निकली। जब उनके साथ होता है मैं बच्चों का एजुकेशन चाहती हूँ, ये चाहती हूँ, वो चाहती हूँ। जब दूसरे लड़कियों के साथ होता है पाकिस्तान में, एकदम चुप, मुंह नहीं खोलेंगी। ठीक है, देयर इज रियली नो डिफरेंस बिटवीन मलाला यूसुफजाई और जो अमृता शेरगिल में ओ टीटा वंडरफुल डायमंड्स यू आर वेयरिंग, दोस टाइप्स। दे आर बेसिकली द सेम आईक्यू, सेम ढोंग। ठीक है, जस्ट एक्सप्रेस्ड। एक एमरल्ड्स का ढोंग है, एक ये विमेंस राइट्स का ढोंग है, पर ढोंगी तो दोनों ही है। अब इसमें क्या देखना पड़ रहा है कि अगर ये बंदा, अगर आप समझ लीजिए 2024 इलेक्शंस बांग्लादेश में रिग्ड थे, ओके, अगर रिग्ड थे तो आपको पहला चीज क्या करना था? इलेक्शन करवाना था। आपने क्यों नहीं करवाया? फिर आपने उनके स्टेटमेंट्स उसके बाद देखे हैं, वो क्या बोल रहे थे? देखिए स्थिति ठीक नहीं है इलेक्शन करवाने के लिए, क्योंकि लोग इतने ब्रेन वॉश्ड हैं। इनका ब्रेन वॉशिंग यानी कि आप मान रहे हो कि लोगों ने जानबूझ के सोच समझकर ही शेख हसीना के लिए वोट किया था, तो आप उनको ब्रेन वॉश करना चाहते हैं अगले 5-6 साल के लिए, उसके बाद आप इलेक्शन करवाना चाहते हैं। और आर्मी ने बोला, और इधर ही बांग्लादेश आर्मी और पाकिस्तान आर्मी में इतना बड़ा डिफरेंस है। एक अनडिसिप्लिन्ड अनप्रोफेशनल फोर्स है, एक इज अ वेरी डिसिप्लिन्ड फोर्स। इन्होंने जाके बोला भाई तेरी ये बहुत हो चुकी है ये नौटंकी, अब तू इलेक्शन करा। अगर मोहम्मद यूनुस पे छोड़ा जाता, वो इलेक्शन ही ना करवाता, अगले 5-6 साल ऐसी सरकार तानाशाही चलती, होता। हाँ। और देखिए ये पहला प्रोफेसर नहीं है जो तानाशाह है। जो पोर्चुगल का जो डिक्टेटर था 20 साल के लिए, अंतोनियो सालाजार, वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स होता था यूनिवर्सिटी ऑफ कोइम्ब्रा में, है ना। और जो ईयू के इधर एम्बेसडर होते थे जोआओ क्राविनियो, वो शायद अब प्रधानमंत्री बन गए हैं या उनके वित्त मंत्री हैं या विदेश मंत्री हैं पुर्तगाल के। और उनसे मैं हमेशा जोक बोलता, वो भी यूनिवर्सिटी ऑफ कोइम्ब्रा के इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के हेड होते थे। तो मैं हमेशा उनसे, जब भी मैं उनसे मिलता था, मैं बोलता था प्रोफेसर यू आर ऑल्सो गोइंग टू बिकम अ डिक्टेटर लाइक सालाजार। उसको बहुत गुस्सा आता था जब भी मैं उससे बोलता था ये। बट और वो एक बहुत ही कठोर बुरा डिक्टेटर था, लोगों को टॉर्चर करवाता था, ये सब करवाता था। नो डिफरेंट, मोहम्मद यूनुस इज एंटोनियो सालाजार, modern version but the same thing. Now he is not only not acting, ये incompetence की बात नहीं है कि वो जो अत्याचार हो रहे हैं उन पे एक्ट नहीं कर रहा है, ये एक्टिवली उनको encourage किए जा रहा है। जितने सारे लोगों को लीगली कन्विक्ट किया गया था, सबूत दिया गया था कि ये गवर्नमेंटल मिनिस्टर हिंदुस्तान में आतंकवादी हमलों के लिए उल्फा या पता नहीं किसको 9 ट्रक्स वर्थ ऑफ एक्सप्लोजिव इक्विपमेंट दे रहा था, उसको कन्विक्ट किया गया था। फोटोज प्रस्तुत किए गए थे, फोन कॉल ट्रांसक्रिप्ट्स और ऑडियो प्ले किया गया, उन सबको छोड़ रहा था। ठीक है, सो ही इज अ malignant actor. He is a malignant actor. He is a criminal. He needs to be prosecuted. I hope one day he will be prosecuted in Indian court, जैसे निकोलस मदुरो को अमेरिकन कोर्ट में प्रोसिक्यूट किया जा रहा है। He may not be a drug smuggler, but he is a gun runner and a weapon smuggler. But right now, अगर आप आवामी लीग का भी स्थिति देख लीजिए, आवामी लीग को बैन करके उन्होंने एक किस्म से आवामी लीग को लेजिटिमाइज किया है। जैसे फील्ड मार्शल मैनेकशॉ बोलते थे ना, मेरे को इच्छा ये नहीं है कि मेरा कोई एक स्टैचू डाले और बच्चा आके पूछे मम्मा ये कौन था। मेरा ऐसे होना चाहिए कि मेरा स्टैचू नहीं होना चाहिए और सब बच्चा पूछना चाहिए मम्मा
फील्ड मार्शल मानेकशॉ का स्टैच्यू क्यों नहीं है उधर? सो दैट इज व्हाट ही हैज डन टू आवामी लीग। एक किस्म से आवामी लीग को पूरा का पूरा रीलेजिटिमाइज कर दिया है। पर आप शेख हसीना का भी प्रॉब्लम देख लीजिए। अगर उन्होंने इस इलेक्शन में भाग लिया होता तो वो एक किस्म से वो कू को लेजिटिमाइज करती, इलेक्शन प्रोसेस जो एक इलीगल इलेक्शन है उसको भी लेजिटिमाइज करती। ओके जी। सो इट्स अ गुड थिंग दोनों साइड से। आवामी लीग को बैन करना भी अच्छा है, शेख हसीना का बोलना कि अगर होता भी नहीं हम टेक पार्ट नहीं करते वो भी अच्छी बात है। मैं क्या मानता हूँ इसमें बहुत सारे इंडिपेंडेंट्स जैसे पीटीआई ने किया जी, था ना पाकिस्तान में जी। पर अनलाइक देयर वेयर द आर्मी इज अ malignant फोर्स, इधर वो इतने शैतान नहीं है, शैतान तो है ही नहीं। तो वो इंडिपेंडेंट्स का ये होगा। अब इसमें दो प्रॉबिलिटी है, या तो इन इंडिपेंडेंट्स का जीत होगा फिर से, सिंपैथी वोट, सिंपैथी प्लस उन्होंने बहुत अच्छा काम किया किया था, है। इसीलिए तो ये लोग क्या महुआ जी और ये स्क्रोल के लोग बोलते हैं कि भाई उनका लिविंग स्टैंडर्ड इतना है वो क्यों इधर आना चाहेंगे, हम भिखारी देश हैं वो तो स्विट्जरलैंड है, यही बोलते थे ना। हाँ, तो एक तो है कि ये इंडिपेंडेंट्स का मेजॉरिटी आ जाए और फिर वो डिक्लेयर कर दें कि आवामी लीग फिर से आ रहा है और शेख हसीना वापस चले जाए, इन केस फिर से स्थिरता आएगा। अगर एक हंग असेंबली हुआ, जो मैं मानता हूँ होने वाला है, हंग पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। या बीएनपी कांट रियली विन अनलेस देयर इन दिस थिंग विद द जमात एंड थिंग्स, तो काफी सारा अस्थिरता होने वाला है, क्योंकि बीएनपी लोग इधर मानते हैं कि जमात और बीएनपी एकजुट हैं, ये नहीं है। क्योंकि वो जो पीरियड था कोalition का 2001 से लेकर के 2006, जब खालिदा जिया का कोalition हुआ था जमात इस्लामी के साथ, वो पीरियड अलग था। अब उनके बेटे हैं 17 साल पीरियड के। अलग है और उस समय भी बहुत ज्यादा तनाव था उन दोनों के बीच में, हाँ, अच्छा। क्योंकि ये लोग समझ नहीं पाते। देखिए इसीलिए मैं बोलता हूँ हर चीज पाकिस्तान नहीं होता है। ये बोल रहे हैं कि ये अब ईस्टर्न पाकिस्तान फिर से हो गया, नहीं, ये कभी भी नहीं हो सकता है। पाकिस्तान में आपने पाकिस्तानी होने के नाते कबूल कर लिया है कि इस्लाम सबसे ऊपर है। ना ही तो आप बालोच हो, ना ही तो आप पश्तून हो, ना ही तो आप पंजाबी हो, ना ही तो आप सिंधी हो, इस्लाम इस्लाम इस्लाम, ठीक है। रैडिकल थॉट प्रोसेस। बांग्लादेश उससे टूटा क्यों? क्योंकि उनका ये है कि बंगालियत उससे ऊपर है। बंगालियत इधर आता है, इस्लाम इधर आता है। अब अगर आप देखेंगे इस स्केल पे आवामी लीग इधर है, बंगालियत सबसे ऊपर, सबसे इंपॉर्टेंट है उनके लिए। बीएनपी लगभग इधर है, इस्लाम इंपॉर्टेंट है पर बंगालियत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जमाते इस्लामी इधर है, कि सिर्फ इस्लाम इंपॉर्टेंट है। वेरएज इन पाकिस्तान ये सब पंजाबियत, सिंधियत, पश्तूनियत, बलोचियत है, पीटीआई भी इधर है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग भी इधर है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इधर है। सो सी देयर इज नो सिमिलैरिटी एट ऑल इन द पॉलिटिकल सिचुएशंस। तो इसमें ना अब देखते हैं क्या होता है, इलेक्शन पे निर्भर है। अभी 12 फरवरी से 12 फरवरी एज ऑफ नाउ ये इलेक्शन की डेट इलेक्शन है, डिसाइड और वो भी आर्मी ने जबरदस्ती मोहम्मद यूनिस के सर पे बंदूक रख के जबरदस्ती करवाया इलेक्शन। लेकिन ये कहा जाता है कि ये जो प्रेडिक्शंस हैं कि फ्रंट रनर के तौर पे बीएनपी को देखा जा रहा है फिलहाल के सिनेरियो पे, और जो अप्रोच है तारिक रहमान की, जो खालिदा जिया के बेटे हैं, 17 साल के 1 साल के बाद वापस आते हैं, तो उनका अप्रोच बांग्लादेश के लिए, क्योंकि वो बात बांग्लादेश की डेमोक्रेसी, लोकतंत्र को बहाल करने की, बांग्लादेश को फिर से रिवाइव करने की, वो इकॉनमी को बूस्ट करने की बात करते हैं। एक और सवाल मेरा बांग्लादेश से रिलेटेड है कि जो टारगेटिंग, लिंचिंग, किलिंग ऑफ माइनॉरिटी हिंदूज़, ये बांग्लादेश में अभी तक जो रिपोर्टेड इंसिडेंट्स हैं वो 4 आए हैं। ऐसे इंसिडेंट्स हो सकते हैं जो कि अनरिपोर्टेड हों, जो कि नहीं मीडिया के सामने आए हों, ये बहुत सारे इंसिडेंट्स पॉसिबिलिटी है कि हुए हों। अभी जो सिनारियो बन रहा है चुनाव तक का, ये बहुत क्रूशियल माना जा रहा है, क्योंकि हर दिन कोई ना कोई खबर आ रही है। ये हिंदू माइनॉरिटी के खिलाफ बांग्लादेश में ये सिनारियो कैसा पैन आउट होते हुए देख रहे हैं? देखिए अभी के लिए तो जब तक इलेक्शन नहीं होता है फरवरी तक, स्थिति और भी गंभीर होने वाली है। अच्छा। शायद उसके बाद डिपेंडिंग ऑन दोज पॉसिबिलिटीज आई गिव यू, या तो इंडिपेंडेंट्स का विजय हो, नहीं तो फिर बीएनपी जमात कोalition का विजय हो।
अगर दूसरा है तो अस्थिरता, पहला है तो स्थिरता। स्थिरता में वो अटैक्स काफ़ी कम हो जाएंगी। दूसरे सिचुएशन में निर्भर करता है, बहुत ये प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, पर अगले महीने के लिए जब तक 12 फरवरी को इलेक्शन नहीं होता है, मान लीजिए 10-15 और, मिनिमम 10-15 और हिंदू को तो मारा ही जाएगा उधर, ठीक है। देयर इज नथिंग वी कैन डू अबाउट इट, अनफॉर्चुनेटली दैट्स अ सैड रियलिटी। बट दूसरी बात क्या है कि अगर हम देख लें तारिक रहमान, जिनकी बारे में आपने बात किया, खालिदा जिया के बेटे, देखिए खालिदा जिया का एक था कि वो हिंदुस्तान को कभी माफ़ नहीं कर पाई, क्योंकि वो मानती थीं कि हिंदुस्तान ने ही उनके पति देव का कत्ल करवाया था। बट जैसे मैंने ट्रंप के बारे में बोला था, हर चीज़ थोड़ा पर्सनल डिसलाइक, थोड़ा पागलपना, थोड़ा रैशनैलिटी, थोड़ा इसके हर चीज़ मिक्स होता है। गरम मसाला होता है, कभी साबुत लाल मिर्च का मसाला नहीं होता है। तारिक रहमान के पास दो ऑप्शंस हैं, अभी तक बहुत सेन लग रहे हैं, जो खालिदा जिया भी लग रही थी। जब हुसैन मोहम्मद इरशाद थे तब भी खालिदा जिया बहुत सही सी बात करती थी, जब पावर में आ जाती थी ना तब उनका माथा फेर जाता था। अब तारिक का एक यूनिक अपॉर्चुनिटी है कि वो शेख हसीना के पाथ पे जा सके, विच वाज ऑल इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स, जॉब्स, 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 जॉब्स। हम आपको काम देंगे, आपको पढ़ाई लिखाई करवाएंगे और हम अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे। अगर वो कर नहीं पाए तो वो अपने माँ के नक्शे कदम पे चलेंगे, विच इज़ नॉट अ गुड पाथ टू गो ऑन। इट इज स्टिल बेटर देन जमात इस्लामी, पर जमात इस्लामी तो कभी भी बांग्लादेश में मेजॉरिटी नहीं मिलेगा, उनको कभी भी 12-15% से ऊपर तो मिलने ही वाला नहीं है उधर। मगर अगर ऐसा करेंगे कि एंटी इंडिया स्टांस ले लेते हैं या इस तरीके से रेडिकल थॉट प्रोसेस से अगर घिर जाते हैं तारिक रहमान, तो एक बात तो तय है कि जो वो बंगालियत की बात करते हैं या उनके लिए जो प्रायोरिटी है रेडिकल से ऊपर, उनके लिए बंगाली हैं, बंगालियत है, वो जो नोशन है, तो वो तो कोलैप्स ही हो जाएगा ना अगर इस तरीके का, जस्ट लाइक कि खालिदा जिया। नेसेसरली सो बीएनपी में वो कोलैप्स नहीं हुआ था, वो कोलैप्स नहीं हुआ था। प्रॉब्लम क्या था, वो जब भी डिलीवर नहीं कर पाती थी तब भी एंटी इंडियन नहीं होती थी, जब डिलीवर कर भी पाती थी ना, क्योंकि उनका ये था कि इंदिरा गांधी ने ही मेरे पति का कत्ल करवाया था, हत्या करवाया था। सो वो जो चुभन होती है ना, वो when you really don't like someone, even if they're minding their own business, आप अगर उनको कभी देखते हैं, आपको चुप से जोर से थप्पड़ मार के जाने का मन करता है, वो हाथ में जो खुजली होती है, वो मैडम को कभी वो खुजली नहीं जाती थी। अब देखते हैं कितने मैच्योर हैं तारिक रहमान की, क्या उनमें पहले वो चुभन है, दूसरा क्या वो चुभन रोक पाते हैं। देखते हैं, अनटेस्टेड है, अभी देखते हैं क्या। 12 तारीख तक तो अभी सिचुएशन बहुत ही क्रूशल रहने वाली है हमारे पड़ोसी देश में। अच्छा, आपने क्योंकि मैं अब शो वाइंड अप करूंगी तो मैं एक आधे सवाल ऐसे ले लूँगी कि आपने बोला कि बांग्लादेश में जो सिचुएशन थी वो 50% इंजीनियर्ड थी, ठीक, डीप स्टेट का काम था। अब डीप स्टेट का मैं ओवरऑल एक हाइपोथेटिकल आपसे सिचुएशन डिस्कस कर रही हूँ ताकि ये आउटकम समझने में मुझे मदद मिले। ये जो डीप स्टेट का प्लान था कि शेख हसीना को हम हटवा देते हैं और दूसरी गवर्नमेंट स्टैब्लिश कर देते हैं और अपना धीरे धीरे अपना एक पपेट बिठा देंगे, चीज़ें हमारी कंट्रोल में आ जाएंगी साउथ ईस्ट एशिया में। अब ऐसे में रेडिकल ग्रुप्स धीरे धीरे, क्योंकि ये जो लिंचिंग हो रही है, ये जो हिंदू माइनॉरिटी के साथ जिस तरह से अत्याचार हो रहा है, बार्बरिक ये पूरे इंसिडेंट्स हैं, जिस तरीके से लिंचिंग हो रही है, ये सब होता है, ये आपको लगता है कि ये भी एक स्ट्रैटेजी का प्लान था डीप स्टेट के लिए, या ये पूरा आउट ऑफ सिलेबस आ गया? ये एक्सपेक्ट नहीं करा था कि ऐसी भी सिचुएशन चली जाएगी कि रेडिकल ग्रुप इतने स्ट्रांग हो जाएंगे, जमाते इस्लामी इस तरीके से कम बैक करने की कोशिश कर सकते हैं। ऑलवेज न्यू, जो भी बांग्लादेश में है या बांग्लादेश से काम करता है, उन सब को पता था कि जमाते इस्लामी क्या है, क्या नहीं, और कितना स्ट्रांग है, कितना स्ट्रांग नहीं है। इसमें क्या होता है ना कि जब आप एक क्रांति लाना चाहते हैं, वो घर में जो आर्सेनिस्ट को क्या कहते हैं हिंदी में, आर्सेनिस्ट या पायरोमेनियाक को,
जिनको वो चुभन होती है चीज़ों को जलाने के लिए। जलाने की। हैं? आप देखिए, समझ लीजिए आप मेरी पड़ोसी हैं और मैं आपसे बहुत नफरत करता हूँ। मैं बहुत दिनों से आपको आपके घर को जलाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं रोज़ जाके ना एक माचिस आपके घर में फेंकता हूँ या एक लाइटर को ऑन करके आपके घर में फेंकता हूँ। साल में 350 दिन ऐसे होंगे जब कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि भाई जैसे ही लाइटर से हाथ उठा दो वो गैस बंद हो जाता है। या जब ये चिंगारी माचिस पे चलाओ और आपके घर के अंदर फेंको तो वो हवा में ही वो ऑफ हो बुझ जाएगा आपके घर के अंदर लैंड गिरने से। करते और अगर गिर भी जाता है कुछ नहीं होता है, वो बस जल के उधर ही राख हो जाता है। पर शायद एक दिन आएगा जब आप बीमार थी, आपके घर में जो काम करते थे वो भी बीमार थे और उधर 15-20 कुचाले हुए पेपर या कपड़े, नायलॉन का कपड़ा कहीं, नायलॉन का दुपट्टा कहीं गिर गया था, या कोई इन्फ्लेमेबल कोई भी ऐसा कुछ भी ऐसे प्रोडक्ट हो। था जिस पे वो माचिस गिर गया, तब चिंगारी जल जाती है। बांग्लादेश इज द सेम केस। बोलना इम्पॉसिबल है कि कब क्या कब कैसे इंटरसेक्ट हुआ। बट जो इकोनॉमिक डिजास्टर था जो चल रहा था, जिसको बहुत अच्छी तरह से छिपाया गया था, वो यू कैनॉट अंडर प्ले हाउ इम्पोर्टेंट इट वॉज, राइट। और यूथ का, ये सो कॉल्ड यूथ का बाहर आना, ये तो सब हमको पता है दिस वाज स्टेज्ड, पर दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम यूथ हैव कम आउट। देखिए ये जो यूथ है, इधर भी हम यूथिया कहते हैं ना उन लोगों को, वो कितनी बार बांग्लादेश में बाहर आ चुके हैं। पहली बार वो चिंगारी, पिछले 10 बार वो चिंगारी नहीं जली थी, इस बार वो चिंगारी क्यों जली? क्योंकि घर में किसी ने नायलॉन का दुपट्टा या केरोसिन फेंक दिया या बहुत सारा कुचला हुआ पेपर फेंक दिया। सो इट इज ऑलवेज राइट। ऐसे कभी नहीं होता है कि आप 100% प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ऐसे ही होने वाला है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि जमाते इस्लामी भी इक्वली इन्वॉल्व हों इस पूरे दे आर 100%। बट देखिए जमाते Turmoil इस्लामी से अगर आप मिलेंगे ना, मैं बहुत जमाते इस्लामी के लोग से मिल चुका हूँ, उनका भाई वो पता नहीं किसके कौन सा किस विशिष्ट गांजे के नशे में है। उनका जो दिमाग है ना, उनका जो सोच विचार है, मैं भी बोलता हूँ कि भाई अगर ऐसा गांजा मेरे को मिल गया, मेरा तो लाइफ सेट है भाई। तू क्या फूंक रहा है? हैं? हर चीज का कंस्पिरेसी थियरी, हर चीज में। देखिए आपको पता है जयशंकर ने ना वो पॉकेट में लाल हैंकरचीफ पहन के रखा था, वो सिग्नल था शेख हसीना की डू नॉट, रेड साइन था वो शेख हसीना को। पर उन्होंने उस दिन वो हरा पॉकेट पैच पहना था अपने बंद गले में, तो इसीलिए फिर शेख हसीना ने गोली। they literally they see shadows। देखिए ऐसे पार्टी का ना कुछ हो नहीं सकता है, वो 12-15% के ऊपर जा ही नहीं सकते हैं जब तक इकोनॉमी इतना कंप्लीटली कोलैप्स हो जाए कि लोग एक लोग जानबूझ के कंस्पिरेसी थियरिस्ट के लिए वोट करना शुरू कर दें। सो इट्स लाइक दैट। नाइस। लास्ट क्वेश्चन अभिजीत, आपसे ये पूछूंगी कि जो इंस्टेबिलिटी इस वक्त भारत के इर्द गिर्द है, जो देश भारत के इर्द गिर्द हैं, 2026 की शुरुआत हो रही है, पाकिस्तान के साथ जिस तरह से लास्ट ईयर बहुत फेस ऑफ इतना स्ट्रॉन्ग रहा, ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम अटैक के बाद ऑपरेशन सिंदूर, वो अभी भी एक सटल वे में ऑनगोइंग ऑपरेशन, जिसको एनालाइज करके कहा जा रहा है। बहुत कुछ हुआ पिछले साल में, बहुत कुछ लर्निंग्स रही भारत की पाकिस्तान विज़ावी पाकिस्तान। और अभी जो इंस्टेबिलिटी है, ये बांग्लादेश में चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल में इलेक्शंस हैं, असम में इलेक्शन, वही बॉर्डर एरियाज़, 4000 किलोमीटर प्लस हम बॉर्डर शेयर करते हैं बांग्लादेश से, प्लस वो जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, चिकन, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हो रही हैं इस वक्त। 2026 किस तरह से पैन होते हुए देख रहे हैं भारत के लिए? एक बात तो ये है कि ये अस्थिरता जो हमारे रीजन में है ये नया नहीं है, हमेशा से बांग्लादेश में कुछ ना कुछ होते ही रहा है। हमको ये महसूस नहीं हुआ है क्योंकि पिछले 15 साल में शेख हसीना ने बहुत स्टेबलाइज करके रखा था। पर उसके पहले आपको शायद याद होगा 2001 या 2 में
हमारे बीएसएफ जवानों को 15-20 को मारा गया था और जानवर को जैसे राजा महाराज शिकार पे जाके फिर वो जंगली हिरन को ऐसे हाथ बांध के पैर बांध के वो पोल के बीच में वैसे हमको लौटाया गया था। तो बहुत अस्थिर था, उससे तो अभी भी बेहतर है। नेपाल भी हमेशा, एक बार तो राजीव गांधी ने ब्लॉकेड ही कर दिया था ना नेपाल का, भूटान के साथ, मालदीव्स के साथ। मालदीव्स में तो हमको फौज ही भेजना पड़ा एक ज़माने में। श्रीलंका में क्या हमको जाके इवैक्यूएशन सब करवाना पड़ा। सो ये हमारा रीजन हमेशा से अस्थिर रहा है। एक किस्म से हम बिगड़ गए क्योंकि हमारा इतना एक नॉन कॉन्फ्रंटेशनिस्ट, बहुत चिल्ड आउट पॉलिसी है पिछले 10-15 साल से, कि हमको लगता है कि यही नॉर्मल है। ये नॉर्मल नहीं है, वो एक वहम था बीच में। तो वो अस्थिरता बना रहेगा, शायद और भी गंभीर होगा। दूसरी बात है ग्लोबली। देखिए, अब आप एक सिस्टम ऑफ सिस्टम्स के कोलैप्स के ज़माने में है। ये 1177 बीसी, यानी कि 3000 साल पहले हो चुका है। 3000 से थोड़ा ज़्यादा, 3200 साल पहले हो चुका है जब ब्रॉन्ज एज कोलैप्स हुआ था। ये 400 एडी में हुआ है जब वो जनरल डी अर्बनाइजेशन हुआ था गुप्ता एम्पायर के बाद। रोमन एम्पायर भी उसी टाइम गिरा, पर्शियन एम्पायर भी उसी टाइम गिरा, गुप्ता एम्पायर भी उसी टाइम, सब एक साथ। और 1914 में हुआ था जब सब मान रहे थे ये नया ट्रेड के वजह से ना। नॉर्मन एंगल नाम के एक बंदे थे, अनदर वन ऑफ दीज नोबेल इडियट्स। इस नोबेल इडियट को नोबेल प्राइज मिला था एक बुक लिखने के लिए। वो क्या, आई फॉरगेट द बुक, पर नॉर्मन एंगल, आप इनको गूगल कर लीजिए। उन्होंने ये लिखा था कि आजकल ना, 1911 या 12 में लिखा था उन्होंने एक बुक, युद्ध, अंतरराष्ट्रीय युद्ध हो ही नहीं सकता है क्योंकि हमने इतना ट्रेड किया है, हम इतना इंटरडिपेंडेंट हैं ट्रेड पे, ये सब। और फिर पहला विश्व युद्ध हो गया। होता है। जी। वो तो बोल रहे थे कि जर्मनी और ब्रिटेन के बीच में युद्ध कैसे हो सकता है, हम इतना इंटरडिपेंडेंट हैं। पर जो होना था हो गया। इस बार ये फाइनेंशियल सिस्टम की वजह से हो रहा है क्योंकि आपका फाइनेंशियल सिस्टम इज कंप्लीटली अनसस्टेनेबल। अमेरिका का डेट उसके जीडीपी से क्या 1.5 ज्यादा है। जापान का डेट लगभग 2:1 है। टेक्निकली आप देखेंगे, एवरेज इंडियन जो झुग्गी झोपड़ी में रहता है इज रिचर देन द एवरेज। That is not the way debt works. I just want to clarify that is not the way debt works. पर अगर आप अपने कर्जे को अपने आयात से, आयात नहीं, अर्निंग को क्या कहते हैं हिंदी में, इनकम, हाँ, इनकम से, हाँ, इनकम से, आपके तनख्वाह से, अपना कर्जा अगर आपने तनख्वाह से कम कर लिया तो अमेरिका के पास 0 से भी कम है, जापान के पास से 0 से बहुत कम है, आपके पास उतना ये नहीं, कर्जा नहीं है। ठीक है, बट हु हैज द डेट, हु ओन्स द डेट? इतना सारा डेट है। ये जो फाइनेंशियल सिस्टम है ये इतना बड़ा एक फ्रॉड सिस्टम है। पैसा बनाता है जहां नहीं है। सबसे ज्यादा पैसा उन्हीं लोगों को है जो ये सर्कुलेशन रखने के लिए, वैल्यू एडिशन टू द इकोनॉमी 0। इतने बड़े खून चूस मक्खी चूस फाइनेंशियल सिस्टम से ज्यादा आपको दुनिया में नहीं मिलेगा। वो सर्कुलेशन बना के रखने के लिए, देखो, सर्कुलेशन बना के रखने के लिए आपको 1-2% मिलना चाहिए। ये सर्कुलेशन ऑफ मनी बना के रखने के लिए 70, 80, 90% खा जाते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग कहाँ गया भाई तुम्हारा? ये सिस्टम ब्रेक होने ही वाला है क्योंकि जो बंदा कर्जा लेते रहता है उसको एक बार कर्जा देना ही पड़ता है। जैसे अभी पाकिस्तान कर रहा है, अपने फौजी फाउंडेशन का 1 बिलियन उसने यूएई को ऑफर कर दिया है, $1 बिलियन पार्टनरशिप। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जब भांडा फूटता है सबका, जो गरीब लोग होते हैं वही सबसे ज्यादा सफर करते हैं। जो बैंक होते हैं, देखिए अभी भी सब, ये सरकार बहुत बोलता है कि हमने बैड डेट सब मिटा दिया है। बैड डेट्स, किसका बैड डेट था भाई? वो बैंक ने गलती की थी, उसके मैनेजर ने गलती की थी कि बिना आपके देखे उन्होंने लोन्स दिया। वो लोन वालों को तो किसी ने, डिफॉल्टर को आपने जेल में नहीं डाला है।
बैंक मैनेजर, किसी को आपने बैंक मैनेजर, बैंक के सीईओ सीएमडी को नहीं निकाला है। हमारा ही टैक्स जाके उन लोगों का जो भ्रष्टाचार था उसको सब्सिडाइज किया है ना, तो क्यों किया है? तो ये जब भांडा भी फूटेगा ना, लोग ही इसमें पछताएंगे। ये जो बैंकर क्लास है वो पूरा का पूरा अपने आप को इंसुलेट करके चला जाएगा। सो बेस्ट थिंग इज इफ यू ओन शेयर, सेल इट ऑल, ओनली इन्वेस्ट इन एफएमसीजी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, यानी कि टूथपेस्ट, टूथब्रश। क्योंकि देखिए, आप जितने भी गरीब होंगे, दांत तो आपको मांजना ही पड़ेगा, नहाना तो आपको पड़ेगा, तो सोप तो इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, डिओड्रेंट भी आपको लगाना ही पड़ेगा, पर मर्सिडीज आप नहीं खरीदोगे। और दूसरा है सोना और चांदी, बिकॉज वी आर हेडिंग फॉर दिस काइंड ऑफ फाइनेंशियल कोलैप्स। जब भी फाइनेंशियल कोलैप्स होता है ना, अस्थिरता और वायलेंस बहुत ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा बढ़ता है। और या तो 2026 में होने वाला है, नहीं तो 27-28 में। तो कुछ तो वो अंग्रेजी में वो टर्म है ना, समथिंग्स गॉट टू गिव। ऑल ओवर ग्लोबली आप बात ग्लोबली दिस इज अ ग्लोबल इशू, फाइनेंशियल मेल्टडाउन वी आर लुकिंग एट, मच वर्स देन 2008 में जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, वो सब प्राइम मॉर्गेज, मच वर्स देन दैट। दिस इज समथिंग बिग, दिस इज समथिंग बिग। आई थिंक अभिजीत, आज इस शो पे बहुत सारे टेक अवेज रहे हैं हमारे कॉन्वर्सेशन के। एंड अगेन, जैसे मैंने शो की स्टार्टिंग में बोला था कि विद यू ऑन द शो, द वे यू प्रेजेंट थिंग्स, द वे यू गिव द पर्सपेक्टिव ऑफ अ सर्टन जियोपॉलिटिकल इवेंट, वो वाकई में इट्स मार्वलस। तो इट वाज लवली हैविंग यू ऑन द शो। जो हमने डिस्कशन किया एट लेंथ बहुत सारे टॉपिक्स पे, आई होप व्यूअर्स को बहुत पसंद आए और सीखने को। इट्स इम्पॉर्टेंट टू लर्न। तो मुझे लगता है कि जो इन बिटवीन द लाइन्स है, समझ, आपका जो दायरा है समझ का, वो बढ़ाने में ये कॉन्वर्सेशन, ये पॉडकास्ट मदद करे। थैंक यू सो मच अभिजीत। It was a joy talking to you. Thank you so much. फिलहाल जागरण मंथन में इतना ही। नमस्कार।